मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज गुणसूत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि जो कक्षा 10-12 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, गुणसूत्र की खोज, इनके जो कार्य हो वो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणसूत्र का अर्थ क्या होता है। गुण मतलब होता है लक्षण, सूत्र मतलब होता है धागा। गुण मतलब कि जो जनक होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वह किस प्रकार से संतान में वंशागत होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, इसका नामकरण कौन किया था, सबसे पहले खोजा कौन था, इसका नाम कौन रखा। चलिए देखते हैं, अध्ययन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बताएं कि गुणसूत्र जो होता है यह जो जीव की कोशिका के केंद्रक में, मतलब कि जो सभी प्रकार के जो जीव होते हैं, जीवधारी होती हैं, उनके जो कोशिका होता है, कोशिका जो होता है कोशिका के केंद्रक में, कहाँ पे, केंद्रक में। और इसका मतलब होता है धागा। तो केंद्रक में धागे जैसी संरचना को ही गुणसूत्र कहते हैं, धागे नुमा संरचना को ही गुणसूत्र कहते हैं। फिर सबसे पहले अगर इसकी हम खोज के बारे में कहें, इसका खोज किसने किया है, तो खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में किए थे। 1875 ईस्वी में किए थे। फिर अगर इसकी हम नामकरण की बात की तो नामकरण जो इसका जो नाम रखे थे वो नामकरण जो है वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 ईस्वी में किए थे। 1888 ईस्वी में किए थे। इन्होंने यह नामकरण कोशिका विभाजन का जब अध्ययन कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने इस प्रकार के धागे नुमी संरचना को गुणसूत्र कहा। क्या कहा? गुणसूत्र कहा। फिर इसके बाद बात करें तो अपने सरल शब्दों में, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, तो ये है केंद्रक में पाया गया, इसलिए केंद्रक अंग्रेजी होता है न्यूक्लिक, हम इसे न्यूक्लियो कह देंगे। और ये जीन का वाहक होता है। जो जीन होता है वो आप जानते हैं कि डीएनए, जो जीन होता है वह आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसमें प्रोटीन होता है, तो हम इस सरल शब्दों में इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। यह सरल शब्दों में इसको हम केंद्रक में पाया जाने वाला न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये बात करें जो कोशिका विभाजन होता है, तो ये कुंडलित संरचना, धागे नुमा संरचना के रूप में दिखता है। ये कैसे दिखता है? कुंडलित दिखता है। हमें ये केंद्र में कैसे दिखेगा? कुंडलित दिखेगा और धागे नुमा संरचना दिखेगा, धागे नुमा संरचना दिखाई देगा। फिर ये विभाजन के समय, जब विभाजन होता है तो विभाजन के समय ये संघनित हो जाता है। संघनित, और संघनित का अर्थ होता है कि जैसे ये संरचना है गुणसूत्र का, अब इसमें विभाजन होता है तो ये अलग अलग हो जाता है। इस क्रिया को हम संघनित कहते हैं। संघनित मतलब होता है, अब ये संघनित होकर यह दंडाकार बनाता है, सर्पिलाकार भी बनाता है। दंडाकार मतलब कि दंड की तरह ऐसे बना भी सकता है। सर्पिलाकार तो मतलब ऐसे भी बना सकता है। फिर इसके बाद यह डंबलाकार होता है कि डंबल, यह इस तरह का भी संरचना बना सकता है, इसलिए इसे हम डंबलाकार भी कहते हैं। फिर ये डंबलाकार संरचना बनाता है। फिर अगर हम इसकी बात करें इसकी लंबाई की, कि गुणसूत्र का लंबाई कितना होता है, तो 0.5 से 30 म्योमाइक्रोन होता है। 0.5 से 30 म्योमाइक्रोन होते हैं। और अगर इसके व्यास की बात करें कि व्यास कितना होता है, तो 0.3 म्योमाइक्रोन होता है। चलिए एक बार फिर देख लीजिए
कि कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचना को ही गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचना को गुणसूत्र कहते हैं, जिसका कार्य क्या होता है कि यह लक्षणों को अर्थात जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। मतलब कि यह जीन का वाहक होता है, यह जीन का क्या होता है, वाहक होता है। जिस प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे एक गाड़ी होता है, गाड़ी क्या करता है कि सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाता है, बस मतलब कि ढोना, जिसका अर्थ हम क्या कह सकते हैं कि ढोना। और वाहक का शब्द यही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। फिर उसी प्रकार से ये जो गुणसूत्र होता है, यह भी जीन को क्या करता है, स्थानांतरित करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये तो गुणसूत्र हो गया। फिर अगर हम गुणसूत्र की बात करें कि यह गुणसूत्र जो होता है मानव में कितना पाया जाता है और सभी प्रकार की जीवधारियों में कितना होता है, ये तो अलग अलग होता है। अगर हम लोग बात करें कि जो अगर गुणसूत्र की संरचना के बारे में बात करें तो गुणसूत्र की संरचना आप सिंपल तौर पे देख सकते हैं, हम बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, एकदम सरल है। आप ऐसे करके अब इसकी संरचना को ऐसे बना सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर इसके नामकरण की बात की है तो ऐसे ऐसे इसका संरचना होता है। नामकरण सबसे पहले ऊपर होता है पेलिकल, क्या होता है, पेलिकल। देखिए ये अंग्रेजी शब्द है, ये इंग्लिश शब्द है, और इसकी हिंदी होती है तंतुवक। क्या होता है, तंतुवक, तंतुत्वक। फिर जो होता है तंतुत्वक जो होता है, इसका जो हिंदी शब्द है। अब ये क्या होता है, जानते हैं कि ये जो आप सबसे बाहरी, हम जानते हैं कि सबसे बाहरी जो होता है इस गुणसूत्र का एक आवरण होता है, आवरण मतलब सुरक्षा करने वाला, इसका ये सुरक्षा करता है, कवर होता है। फिर इसके बाद होता है बीच में भरा होता है आधार द्रव्य। क्या होता है, आधार द्रव्य। अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स दिया इसका अर्थ होता है आधार द्रव्य। आधार द्रव्य क्या होता है, यह गुणसूत्र के अंदर भरे हुए एक द्रव्य होता है, अर्थात इसको कह सकते हैं जैली सदृश संरचना होता है, जैली सदृश संरचना होता है। फिर इसके बाद हम ये बात करें कि ये सब क्या है इसका, तो ये भैया इसका होता है गुणसूत्रीय तंतु, गुणसूत्रीय तंतु। और तंतु अर्थ होता है धागा, तंतु का अर्थ क्या होता है, धागा होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये भैया कोशिका विभाजन जो होता है तो ये गुणसूत्रीय जो पदार्थ होते हैं ये अत्यंत ही पतले तंतुओं के रूप में दिखाई देते हैं, और इसी तंतुओं को ही गुणसूत्रीय तंतु कहते हैं। फिर अगर बात करें, अब इसके बाद आप लोग ज़्यादा नाम मत याद करिए, आप कम से कम ये संकीर्ण, ये होता है संकीर्ण, इसे गुणसूत्री बिंदु भी कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु भी कहते हैं। इसे हम पहली बार, जैसे कि यह पहली बार आपस में इसे संघनित हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसे हम संकीर्ण बोलते हैं। और पहली बार ऊपर से संकीर्ण हुआ है, इसे हम प्रथम संकीर्ण भी कहते हैं, प्रथम संकीर्ण भी कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए एक और संकीर्ण हुआ था, तो ये गुणसूत्र बिंदु है, ये भी बिंदु है। अब मतलब ये पहली बार हुआ था, इसे प्रथम संकीर्ण कहे थे, अब ये दूसरी बार हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय संकीर्ण, द्वितीय संकीर्ण। अब अगर बात करें कि संकीर्ण का अर्थ क्या होता है, तो संकीर्ण होता है कुछ गुणसूत्रों पर प्राथमिक संकीर्ण के अलावा द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप गोल घुंडी के समान संरचना सैटेलाइट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सैटेलाइट का निर्माण करता है, इसे हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट का निर्माण करता है। फिर इसके बात करें गुणसूत्र के प्रकार,
गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं वह मानव शरीर में 2 प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के जीवधारियों में जो होते हैं गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। और अधिकतर यह हाई स्कूल में कक्षा 10 में मानव के शरीर में मानव के बारे में पूछा, तो मानव के लिए अगर बात करें तो कक्षा 10 वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो भैया 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है कायिक गुणसूत्र। क्या होता है? कायिक गुणसूत्र। और दूसरा का होता है लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। जिस प्रकार से कायिक गुणसूत्र अर्थात ये हमें एक जैसे एक लड़का हो और एक लड़की हो, अगर इन दोनों के बारे में विभिन्नता देखना है तो मुख्यतः अगर दूर से देखेंगे तो कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि शरीर दोनों लोग का बराबर होता है। जैसे शरीर की अगर बात करें तो दोनों लोग का बराबर, जैसे बच्चा अगर पैदा हुआ है चाहे लड़की हो चाहे लड़का तो समान दिखाई देगा, क्योंकि उनकी जो शरीर है वो समान होती है। और जो समान जो शरीर की बात की है तो शरीर का अर्थ है काय। काय मतलब होता है शरीर, कायिक भाग, तो ये समान होता है। अगर उनके लिंग की बात करें तो वही अंतर होता है, जो अंतर होता है वही बताता है कि लड़का है या फिर लड़की। तो हम बात करें जो कायिक गुणसूत्र हम ये भी बताएं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों में समान होता है। जो समान होता है तो इससे हम समजात भी कह सकते हैं, ठीक, और स्वजात भी कह सकते हैं, ठीक है। समजात कहेंगे, स्वजात भी कहेंगे। इससे जब लिंग की नहीं है तो इसे अलिंग भी कह सकते हैं, अलिंग गुणसूत्र। और इसकी अंग्रेजी हम लोग बात करें तो इसका अंग्रेजी जो होता है वो ऑटोसोम होता है। क्या होता है? ऑटोसोम। तो आप लोग बता दें कि कभी कभी ये परीक्षा में एग्जाम में ये ऑटोसोम ऐसे करके दे देता है, ऑटोसोम। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका हिंदी रूपांतरण है, मतलब कि ये हिंदी में से करके दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये कायिक गुणसूत्र, दूसरा लिंग गुणसूत्र। हम जानते हैं कि लिंग जो गुणसूत्र होता है यही बताता है कि नर है या फिर मादा, या नर है या फिर मादा, अर्थात लड़का है या फिर लड़की। और ये जो लिंग गुणसूत्र इसका नाम होता है विषमजात, क्योंकि दोनों में अलग अलग होता है। सम मतलब बराबर, विषम मतलब अलग अलग, इसको हम बोलते हैं विषमजात गुणसूत्र। और इसकी अंग्रेजी की बात करो तो हेट्रोसोम। क्या होता है? हेट्रोसोम। इसकी अंग्रेजी क्या होता है? हेट्रोसोम। और हेट्रोसोम को कभी कभी ऐसे करके भी पूछता है, हेट्रोसोम। तो आप लोग इसकी हिंदी में अगर ऐसे पूछे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि ये गुणसूत्र कार्य क्या था, हम अभी भी बताएं कि हम गुणसूत्र को आनुवांशिक वाहक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? आनुवांशिक वाहक। क्यों कहेंगे? क्योंकि अभी भी बताएं कि भैया यह एक कैरियर का काम करता है, अर्थात कि ढोने का कार्य करता है। किसको ढोने का? जीन को। कहाँ ढोने का? एक पीढ़ी से दूसरे, अर्थात जनक से संतान में यह स्थानांतरित करता है लक्षणों को। क्या करता है? स्थानांतरित करता है। फिर इसके बाद अगर इसकी बात करें कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र जो होता है वह है, जो कायिक गुणसूत्र होता है वह सिर्फ लिंग लक्षणों को छोड़कर, किसको छोड़कर? लिंग लक्षणों को। कायिक गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर अन्य सभी लक्षणों का निर्धारण करता है, अर्थात कि वह लिंग लक्षणों को छोड़कर और सभी लक्षणों का निर्धारण करता है। इसे हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। जो लिंग गुणसूत्र है यह सिर्फ लिंग लक्षणों का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? लिंग लक्षण का। देखिए निर्धारण का अर्थ क्या होता है? निर्धारण, निर्धारण का होता है निर्धारित करना, निर्धारित करना या फिर बताना या फिर पता लगाना, ठीक ना। और इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन। अगर हम इसे इंग्लिश में समझना चाहें तो डिटर्मिनेट कर देना, बता देना। इसका अंग्रेजी क्या कहेंगे? बता देना। जैसे हम बताएं कि निर्धारण करता था निर्धारित करना, बताना या फिर पता लगाना, अर्थात इसकी अंग्रेजी होती है डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन से समझिए तो निर्धारित कर देना। बात समझ में आया? चलिए एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं आप लोगों का। जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र सभी प्रकार के कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचना को ही गुणसूत्र कहते हैं।
ये सभी द्विधारी के कोशिका के केंद्रक में होता है। संरचना कैसी होती है? धागे नुमा। तो इसका खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में। बात यह है कि खोज स्ट्रासबर्गर ने किया है, लेकिन इसके नामकरण की बात की है तो नामकरण वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया है। और कब किए? 1888। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र शब्द का जो नामकरण है, शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप लोग कहिएगा कि वाल्डेयर ने। अगर पूछता है कि खोज किसने किया है तो कहेंगे स्ट्रासबर्गर ने। कब किया है? 1875 ईस्वी में। फिर अब ये कब किए थे? तो कहिए कोशिका विभाजन का ये अध्ययन कर रहे थे। उस समय इस जो धागे नुमा संरचना दिखाई दिया था उसका नाम क्या रखे? गुणसूत्र रखे। फिर ये गुणसूत्र जो होता है यह जीन का वाहक होता है, अर्थात जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करता है या फिर स्थानांतरित करता है। फिर हमें अपने सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, क्या होता है? यह एक न्यूक्लियो का अर्थ होता है केंद्रक, के अंग्रेजी में बोलते हैं भैया न्यूक्लिक, और ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो जीन होता है इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। और यह जब विभाजन होता है तो यह कुंडलित धागे नुमा जो संरचना होता है वह दंडाकार हो जाता है, क्योंकि संघनित होकर विभाजन द्वारा संघनित हो जाता है। और वह दंडाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, डंबलाकार होता है। ठीक न? अब अगर इसकी बात करें हम लंबाई के बारे में तो 0.5 से 30 म्यूमाइक्रोन होता है, और व्यास 0.2 से कितना होता है? 3। 0.2 से इसका जो व्यास होता है 0.2 से 3 म्यूमाइक्रोन होता है। और जो जीन होता है वो जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, इसलिए हम इसे वाहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन का वाहक भी कहते हैं। और वाहक का अर्थ होता है गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी। और जीन का अर्थ क्या होता है? सवारी। जैसे गाड़ी होता है वो सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है, उसी प्रकार से यह जो गुणसूत्र होता है वो जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। किसका स्थानांतरण करता है? जीन का। कहाँ करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अब इसके संरचना के बारे में बात करें, इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी जो संरचना होती है वो भैया कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। तो सबसे ऊपर जो होता है पेलिकल होता है, इसके अंदर होते हैं तंतु, जो इसका आवरण होता है। आधार द्रव्य जो होता है ये है एक तरल पदार्थ के रूप में, जेली जैसी संरचना के रूप में इसमें उपस्थित होता है। फिर इसके बाद बात करें गुणसूत्र बिंदु की। ये इसका एक संकीर्ण होता है जहाँ पे यह आपस में जुड़ता है, फिर यह दूसर की बार जुड़ता है, यह संकीर्ण होता है। संकीर्ण होने के बाद एक सैटेलाइट का निर्माण करता है। बात समझ गए गुणसूत्र क्या होता है? अब इसके हम प्रकार के बारे में। गुणसूत्र जो होता है 2 प्रकार से होता है, कायिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र। अब इसका नाम बदल दिया जाता है, जैसे समजात गुणसूत्र, स्वजात गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र, या अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोसोम। यह जो होता है लड़का हो चाहे लड़की दोनों में समान होता है और समान दिखाई देता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं समजात। और जो उनका लड़का है लड़की है इसका जो पता लगाता है उसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। यह दोनों में असमान होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हेट्रोसोम। क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम। फिर बात करते हैं, यह अभी भी बताएं कि यह जो कायिक गुणसूत्र है यह लिंग लक्षणों को छोड़कर अन्य सभी लक्षणों का क्या करता है? निर्धारण करता है। क्या करता है? निर्धारण कर। जबकि लिंग गुणसूत्र सिर्फ लिंग लक्षणों का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? लिंग लक्षणों का। और लिंग लक्षणों का निर्धारण करने वाली जो क्रिया होती है, करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को लिंग निर्धारण बताएंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं। जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें से जो लड़का होता है और लड़की होता है उनका जो होता है वो 22 जोड़ी समान होता है। क्या होता है? समान होता है। और टोटल बात करें 23 जोड़ी में होता है। अगर जोड़ी में बात करें मानो कितने गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। ठीक। जो 22 जोड़ी होते हैं वह समान होते हैं, और समान होते हैं हम अभी भी बताएं जो वो समान है तो उसे हम कहेंगे समजात। और एक जो जोड़ी है वो असमान है
तो उसे हम बोलते हैं विषम जात। क्या बोलते हैं? विषम जात। अब जो एक जोड़ी विषम जात है उसी को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। और इसी का निर्धारण करते हैं। निर्धारण करने के बाद हम लोग यह पता लगाते हैं कि जो लड़का है और या फिर जो लड़की है, उत्पन्न होने वाला जो संतान है वो लड़का है या फिर लड़की है। ठीक, कल हम आप लोगों को अगले वीडियो में इस पर बताएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।